हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप सब बढ़िया। चलिए तो फिर अपनी आज की हमारी ये जो वीडियो है, ये जो हमारा कॉस्टिंग का सीरीज 2 का टेस्ट नंबर 2 हुआ था उसको डिस्कस करने के लिए, जिसमें हमारा टारगेट था ओवरहेड्स, प्रोसेस और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स को डिस्कस करने का। ठीक है ना। आइए अब इस टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। एंड आई गेस आपने अच्छे से टेस्ट कर लिया होगा, आपसे खुद से भी हो गया होगा अच्छे से, और आपकी प्रिपरेशन रिविजन वगैरह सब अच्छी चल रही होंगी। आइए, तो ये था आपका ये टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, 5 नंबर का छोटा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय मेसर्स एआर एंटरप्राइजेस। डेटा आपको दिया हुआ है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 3000 यूनिट्स, जिसपे 70% काम हो चुका है, मतलब 30% काम इस साल हुआ होगा। यूनिट्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 17000 यूनिट्स, ये एक तरह से आपकी फ्रेश यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड हो गई। कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर द पीरियड, करंट पीरियड में 33,12,720 का खर्चा लगा। उसके बाद ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, कंप्लीट होके अगले प्रोसेस में 15,000 यूनिट्स गई। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपको 2200 यूनिट्स दिया हुआ है, जिसपे 80% काम हुआ है, ये इसी साल हुआ होगा। ठीक है ना, मतलब इसी पर्टिकुलर करंट पीरियड में हुआ होगा। नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड एट 12% ऑफ टोटल इनपुट, और टोटल इनपुट का वैसे मतलब हमें पता भी है, ओपनिंग प्लस करंट पीरियड में जो नया इंट्रोड्यूस किया, और क्वेश्चन ने ये बात स्पेसिफाई भी कर दी है, इंक्लूडिंग यूनिट्स इन प्रोसेस इन द बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग भी और जो अब इंट्रोड्यूस किया वो भी। स्क्रैप रियलाइज 50 पर यूनिट, ये आपको स्क्रैप दे दिया नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस के लिए। स्क्रैप आर 100% कंप्लीट। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो 100% कंप्लीशन परसेंटेज दे रखी है, ये एबनॉर्मल लॉस के लिए होगी। ठीक है ना, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो बनती है उसमें नॉर्मल लॉस की तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हमेशा हम निल मानते हैं। ठीक है ना, आपसे मांगा है फीफो मेथड यूज करते हुए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना दो, जो पहली वाली स्टेटमेंट बनती है, और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट बता दो, जो सेकंड वाली स्टेटमेंट बनती है। ये दो स्टेटमेंट्स आपसे मांगी है। आइए स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, जो आपका ये वाला क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 1, ये भी आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ये आपका नवंबर 2018 में आया हुआ था क्वेश्चन। ये देखिए, ये नवंबर 2018 का आपका पेपर है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट था आई गेस। 5 नंबर में आया था पेपर में भी। ये रहा सेम क्वेश्चन, नवंबर 2018 में फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट कंपलसरी क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन है, लेकिन छोटा क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग से बना के कंपलसरी क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस भी मतलब आपको मैं बताना चाह रहा हूं पेपर में आए हुए हैं और आते हैं। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पास्ट ईयर नवंबर 2018 का एक तरह से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आइए तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फीफो के अकॉर्डिंग। तो पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं एक बारी। यहां पे पर्टिकुलर्स यूनिट्स, पर्टिकुलर्स यूनिट्स परसेंटेज, बस आगे वो, क्योंकि यहां पे आपको अगर आप नोटिस करेंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कोई अलग अलग खर्चों में बाइफरकेशंस नहीं है, सबका कंबाइंड है। क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस भी इकट्ठे दे रखी है, 33,12,720, कोई अलग अलग मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की नहीं दे रखी, तो वो एक ही कॉलम बन जाएगा उसके लिए। ठीक है ना, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये एक तरह से सबके रिस्पेक्ट में यूनिट्स यही हो गई। ठीक है ना, सारे कॉस्ट एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे हमारे पास 3000 यूनिट्स थी। पहले तो अवेलेबिलिटी निकाल लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं। उसके बाद फ्रेश यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, और कितनी यूनिट्स करंट पीरियड में डाली, 17000 यूनिट्स, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो टोटल अवेलेबल हो गई 20000 यूनिट्स। 3000 ओपनिंग में थी, 17000 अब इंट्रोड्यूस कर दी। उसमें से 15000 अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हुई हैं, और फीफो के अकॉर्डिंग तो बाइफरकेशन करना पड़ेगा। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 15000 यूनिट्स, फीफो के अकॉर्डिंग बाइफरकेशन करके, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब सबसे पहले ओपनिंग वाली ही निकाली होंगी हमने।
ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 3000 यूनिट्स। बाकी जो बची यूनिट्स वो करंट पीरियड में जो नई यूनिट्स इंट्रोड्यूस करी थी वहां से गई होंगी। तो 17000 यूनिट्स जो डाली थी हमने करंट पीरियड में, वहां से बन के गई करंट प्रोडक्शन 12000 यूनिट्स। अच्छा, अब परसेंटेज लिख लेते हैं इसके आगे, या पहले बाकी यूनिट्स का भी कर लेते हैं फिर परसेंटेजेस लिखते हैं। उसके बाद नॉर्मल लॉस। अब क्वेश्चन ने बोला नॉर्मल लॉस 12% है टोटल इनपुट का। टोटल इनपुट आपका इस क्वेश्चन में 20000 था। 3000 प्लस 17000 20000, 20000 का 12% 2400 यूनिट्स। एक सेकेंड, अब इसका अगर हम एक बारी हिसाब लगाएं, 3000 मेरे पास ओपनिंग में थी, 17000 यूनिट्स मैंने और डाली, तो टोटल कितनी हो गई 20000 यूनिट्स, जिसमें से 15000 यूनिट्स तो बन के अगले प्रोसेस में चली गई। कितनी बच गई 5000 यूनिट्स। उसमें से भी 2400 यूनिट्स नॉर्मल लॉस के नाम पे मैंने सोचा हुआ था खराब हो जाएंगी, तो नॉर्मल लॉस की यूनिट्स भी माइनस कर दी। कितनी बच गई 2600। मतलब ये 2600 यूनिट्स का मेरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होना चाहिए भाई। टोटल में से अगले प्रोसेस में चला गया, कुछ खराब हो गई, बाकी क्लोजिंग में बची होनी चाहिए। हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2200, बचा कितना होना चाहिए 2600, मतलब 400 यूनिट्स और खराब हुई है। वो कौन सी यूनिट्स हैं? एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स हैं 400। आई गेस आपको समझ आ गया। और बाकी फिर आपके पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बच गया 2200 यूनिट्स जो क्वेश्चन में दे रखा है। और ये यूनिट्स आपके बाद में रिकंसाइल कर जाएंगी 20000 20000। एक तरह से राइट हैंड साइड पे जो हमने किया वो तो जो अवेलेबल यूनिट्स थी उनका हुआ क्या, कुछ अगले प्रोसेस में चली गई, कुछ का नॉर्मल लॉस सोचा हुआ था, कुछ का ईयर एंड पे पता चला कि अब नॉर्मल लॉस भी हो गया, और कुछ क्लोजिंग में अभी पड़ी हुई है। अब इनकी परसेंटेजेस पे बात कर लेते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इस पे 70% काम हो चुका था, तो अब 30% काम हुआ होगा। तो 30% इक्विवेलेंट यूनिट्स 900 यूनिट्स आ जाएंगी। 3000 मल्टीप्लाई बाय 30%। उसके बाद 12000 यूनिट्स करंट प्रोडक्शन वाली, ये वो यूनिट्स हैं जो कि करंट पीरियड में ही मशीन में डाली, करंट पीरियड में ही 100% काम करवा के अगले प्रोसेस में चली गई। तो इन 12000 यूनिट्स में सारा काम 100% काम करंट पीरियड में हुआ, तो इनके रिस्पेक्ट में 12000 ही 15000 का दोबारा करेंगे नहीं। नॉर्मल लॉस के रिस्पेक्ट में कभी भी कोई परसेंटेज आती नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन में ये जो 100% लिख रखा है ये एबनॉर्मल लॉस के लिए स्पेसिफाई कर रखा है, और बाय द वे ये अगर ना दे रखा हो तो हम एबनॉर्मल लॉस के लिए मानते भी 100% ही है कि 100% काम हो गया होगा, उसके बाद वो खराब हो गई यूनिट्स। 400 क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के रिस्पेक्ट में 80%, ये काम 80% इसी पीरियड में हुआ, तो 2200 का 80% 1760। तो आपके पास ये इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएंगी 900 प्लस 12000, एक सेकेंड, प्लस 400 प्लस 1760, 15060। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में आपसे मांगा है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। सेकंड स्टेटमेंट, ए पार्ट है ये, इसके बाद इसका बी पार्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। एंड बाय द वे क्वेश्चन में वैसे कॉस्ट के कंपोनेंट्स लिखते हैं, मटेरियल का अलग होता है, लेबर का अलग होता है, ओवरहेड्स का अलग होता है, यहां पे कंबाइंड एक कॉस्ट दे रखी है। ठीक है ना। तो फॉर्मेट तो बना ही लेते हैं, फीफो के अकॉर्डिंग वाला फॉर्मेट बनेगा। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में बस एक ही कॉस्ट आएगी, कॉस्ट मतलब अमाउंट एक तरह से, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो कंपोनेंट्स में कंबाइंड कॉस्ट ही है और कुछ है नहीं। वो क्वेश्चन में दे रखी है 33,12,720। माइनस करते हैं, वैसे तो मटेरियल की अलग लिखते हैं, लेबर की अलग लिखते हैं, ओवरहेड्स की अलग लिखते हैं, और जो मटेरियल की कॉस्ट लिखते हैं उसमें से नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं। यहां पे कंबाइंड है तो भी कंबाइंड में से भी नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू तो फिर माइनस करनी पड़ेगी। नॉर्मल लॉस स्क्रैप
नॉर्मल लॉस की यूनिट्स आई थी पहली स्टेटमेंट से 2400 यूनिट्स इनटू स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट क्वेश्चन में दी हुई थी 50। ये आ जाएगा आपके पास 1,20,000। ये माइनस करने के बाद नेट कॉस्ट आ जाएगी 33,12,720 माइनस 1,20,000। ये आ जाएगा 31,92,720। ठीक है ना। अब इस कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आई थी इन सबके रिस्पेक्ट में 15,060 पहली स्टेटमेंट से। आपके पास कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ जाएगी 212। एंड दिस इज इट। ये था आपका ये क्वेश्चन 5 नंबर का। आसान था और टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन में। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसके बाद अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, ये वाला क्वेश्चन भी अब आपका वैसे पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। नवंबर 2018 में ये 5 नंबर का पेपर में भी 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है। नवंबर 2018 के अटेम्प्ट में मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। तो ये क्वेश्चन पेपर है नवंबर 2018 का। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट 10 नंबर का था, बजट से था। ये ऑलरेडी मैं आपको एक टेस्ट में दे चुका हूं। इसका बी पार्ट का सेकंड पार्ट था 5 नंबर का ये क्वेश्चन। मेसर्स एनओपी लिमिटेड हैज इट्स ओन पावर प्लांट एंड जनरेट्स इट्स ओन पावर। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पावर इक्विपमेंट्स एंड पावर यूज्ड आर एज फॉलोज वगैरह वगैरह। मतलब सेम क्वेश्चन बिल्कुल 5 नंबर का नवंबर 2018 में। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं फिर। मेसर्स एनओपी लिमिटेड हैज इट्स ओन पावर प्लांट एंड जनरेट्स इट्स ओन पावर। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पावर रिक्वायरमेंट्स एंड पावर यूज्ड आर एज फॉलोज। तो आपको डेटा दिया हुआ है, 2 तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ए और बी, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स है, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, सर्विस डिपार्टमेंट वाई। नीडेड प्रोडक्शन कैपेसिटी 20,000, 25,000, 15,000, 10,000। एक तरह से ये आपकी बजटेड कैपेसिटी है कि कितनी कैपेसिटी की मशीनें हमने इंस्टॉल कर रखी है। मतलब डिपार्टमेंट ए में जो मशीनें हैं वो मैक्सिमम 20,000 की कैपेसिटी तक काम करने 20,000 की कैपेसिटी रखती हैं काम करने की। इसी तरीके से जो डिपार्टमेंट बी में मशीनें हैं वो 25,000 तक की कैपेसिटी रखती हैं काम करने की। 25,000 क्या है? हॉर्स पावर आवर्स दे रखे हैं। ठीक है ना। तो ये एक तरह से मैक्सिमम कैपेसिटी दे रखी है। एक तरह से इसको आप इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बोल सकते हो। उसके बाद यूज्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड सितंबर 2018। एक्चुअली में इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में से कितना यूज हुआ? जैसे डिपार्टमेंट ए में 20,000 इंस्टॉल्ड थी, यूज हुआ 16,000 उसमें से। डिपार्टमेंट बी में 25,000 इंस्टॉल्ड थी, यूज हुआ 20,000 उसमें से। डिपार्टमेंट एक्स में 15,000 इंस्टॉल्ड थी, यूज हुआ 12,000 उसमें से। डिपार्टमेंट वाई में 10,000 इंस्टॉल्ड थी, यूज हुआ 8,000 उसमें से। During the quarter ended September 2018, cost of generating power amounted to 12,60,000। तो टोटल खर्चा 12,60,000 का आया है सारे डिपार्टमेंट्स का, क्योंकि पूरी कंपनी का ओवरऑल खर्चा सितंबर क्वार्टर का दे रखा है आपको, जो सितंबर में क्वार्टर एंड हुआ है। कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग पावर, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स का मिला के खर्चा है। इस टोटल खर्चे में से आउट ऑफ विच 4,20,000 वाज कंसिडर्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट। तो कहने का मतलब है चारों डिपार्टमेंट्स का ओवरऑल कंपनी का मिला के एक तरह से जिसको हम कॉमन एक्सपेंस कहते हैं वो आपको 12,60,000 दे रखा है, जिसमें से फिक्स्ड खर्चा है 4,20,000 और बाकी जो बचा वो आपका वेरिएबल खर्चा है। कितना बच गया वैसे? 8,20,000 बचेगा ना, 8,40,000 सॉरी। तो 8,40,000 आपका वेरिएबल है और ये दोनों खर्चे आपको कॉमन खर्चे दे रखे हैं चारों डिपार्टमेंट्स के। मतलब इस 4,20,000 की फिक्स्ड कॉस्ट में भी ए बी एक्स वाई इन सबका खर्चा है, 8,40,000 की वेरिएबल कॉस्ट में भी ए बी एक्स वाई। मतलब ये टोटल जो खर्चा दे रखा है इसमें भी ए बी एक्स और वाई सभी डिपार्टमेंट्स का कंबाइंड खर्चा आपको दे रखा है। उसके बाद अरे सर्विस डिपार्टमेंट एक्स रेंडर्स सर्विसेज टू डिपार्टमेंट A, B and Y in the ratio of 6:4:2। जो X डिपार्टमेंट है वो अपने आगे 3 डिपार्टमेंट्स को सर्विस देता है। A और B प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सर्विस देता ही है, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट Y को भी सर्विस देता है। वेयर एज डिपार्टमेंट Y
रेंडर सर्विसेज टू डिपार्टमेंट्स ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 4:1, जबकि जो डिपार्टमेंट वाई है वो सिर्फ दो डिपार्टमेंट्स को सर्विस देता है, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ए और बी, और किस रेशियो में सर्विस देता है वो भी आपको बता रखा है। तो दोनों सर्विस डिपार्टमेंट में से अगर आपसे पूछा जाए ज्यादा बड़ा डिपार्टमेंट कौन सा है, तो पहला मेथड था रैंकिंग करने का कि कौन सा बड़ा डिपार्टमेंट है। जो सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है वो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, यही हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं पहला तरीका। तो एक्स डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है, वाई डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है, तो बड़ा डिपार्टमेंट एक्स है। एक तरह से रीअपोर्शनमेंट जो आप करते हो, रीअपोर्शनमेंट का मतलब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे वापस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लाना, उसके लिए जो हमने 3 मेथड्स करे थे, डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड, इंटर ट्रांसफर मेथड जिसमें रेसिप्रोकल मेथड लगता है, या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन लगता है, या फिर यहां पे हमने किया था स्टेप डाउन या स्टेप लेडर मेथड। तो ये एक तरह से क्वेश्चन स्टेप लेडर मेथड की तरफ जा रहा है। द डायरेक्ट लेबर आवर्स ऑफ डिपार्टमेंट ए और बी, दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने कितने लेबर आवर्स काम हुआ वो आपको दे रखा है, 67,500 ए में, 48,750 आवर्स बी में। आपसे मांगा है पहला पार्ट, प्रिपेयर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट का तो मतलब ये जो कॉमन खर्चा आपको दे रखा था 12,60,000, जिसकी बाइफर्केशन आपको दे रखी थी फिक्स्ड और वेरिएबल में, अपने हिसाब से जैसे आपको लगता है कॉन्सेप्ट लगाकर चारों डिपार्टमेंट से पहले तो इस कॉमन खर्चे को बांटो, उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को रीअपोर्शन करके आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में लाओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का टोटल खर्चा निकालो, दैट इज ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाओ या ओवरहेड एनालिसिस शीट बनाओ। आइए पहले इतना काम करते हैं। बेसिकली यहां पे ना इस क्वेश्चन में एक तरह से आपके दो खर्चे हैं, एक फिक्स्ड खर्चा है, एक वेरिएबल खर्चा है। वो जो इतने सारे कॉमन खर्चे हमें क्वेश्चंस में दे रखे होते थे, पावर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, रेंट का खर्चा वगैरह वगैरह, इतने सारे जो खर्चे दे रखे होते थे जिनको हम बांटते थे सभी डिपार्टमेंट्स में, इस क्वेश्चन में उन सभी खर्चों को दो पार्ट्स में बांट दिया उसने। सारे खर्चों को कंबाइंड करके फिक्स्ड का खर्चा, सारे खर्चों को कंबाइंड करके वेरिएबल का खर्चा आपको दे रखा है। बस फिक्स्ड और वेरिएबल खर्चा अब चारों डिपार्टमेंट्स में बांटना है। मतलब यहां पर कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना लग रहा है, पहले मैं आंसर बोलूंगा। जो आपका फिक्स्ड खर्चा है वो चारों डिपार्टमेंट्स में नीडेड कैपेसिटी प्रोडक्शन, एक तरह से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की रेशियो में बढ़ जाएगा। और जो आपका वेरिएबल खर्चा है, ये वेरिएबल खर्चा चारों डिपार्टमेंट्स में यूज्ड प्रोडक्शन, यूज्ड कैपेसिटी की रेशियो में बढ़ जाएगा, फॉर द सिंपल रीजन। देखिए वेरिएबल खर्चा का मतलब क्या होता है, वो खर्चा जो कि एक्टिविटी के हिसाब से इंकर हो रहा है। ज्यादा एक्टिविटी हो रही है तो खर्चा भी ज्यादा हो रहा है, कम एक्टिविटी हो रही है तो खर्चा भी कम हो रहा है। कहने का मतलब है एक्टिविटी लेवल, मतलब प्रोडक्शन लेवल के अकॉर्डिंग खर्चा वेरिएट कर रहा है, ठीक है ना। ये तो होता है वेरिएबल खर्चा। अब बड़ी सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा देर काम होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्शन आएगी और उसी हिसाब से वेरिएबल खर्चा ज्यादा आएगा, एंड वाइस वर्सा, जितनी कम देर काम होगा उतनी कम प्रोडक्शन आएगी और वेरिएबल खर्चा उतना कम होगा। तो कहने का मतलब है जो यूज्ड प्रोडक्शन है, जो यूज्ड कैपेसिटी है, मैंने 16,000 घंटे काम किया तो उस हिसाब से प्रोडक्शन आई होगी, उस हिसाब से खर्चा आया होगा वेरिएबल वाला। अगर मैं ज्यादा घंटे काम करता, ज्यादा हॉर्स पावर आवर्स काम करता, तो शायद ज्यादा प्रोडक्शन आती और ज्यादा खर्चा आता। तो कहने का मतलब है वेरिएबल का खर्चा डायरेक्टली लिंक करता है यूज्ड कैपेसिटी से, क्योंकि यूज्ड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही मेरी एक्टिविटी या प्रोडक्शन लेवल वेरिएट करेंगे, अकॉर्डिंगली मेरा वेरिएबल का खर्चा वेरिएट करेगा। और फिक्स्ड का खर्चा मैंने कहा है इंस्टॉल्ड के अकॉर्डिंग। उसका रीजन सिंपल सा ये है, जो फिक्स्ड खर्चा होता है वो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कभी वेरिएट नहीं करता। इन्फ्लेशन वगैरह इस तरीके के और रीजंस हो सकते हैं फिक्स्ड के खर्चे को वेरिएट होने में। मतलब मैं ये कह दूं कि इस साल का रेंट मेरा 1 लाख था, अगले साल मेरे लैंडलॉर्ड ने रेंट 10% से बढ़ा के 1,10,000 कर दिया। ये खर्चा की नेचर अभी भी फिक्स्ड रही, क्योंकि ये खर्चा इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई बढ़ने की वजह से बढ़ गया है, लेकिन एक्टिविटी या प्रोडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं था। मैं 1 यूनिट बनाऊं, मैं 2 बनाऊं, मैं 1 लाख बनाऊं, मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी यूनिट्स बना लूं, मिडल में बना लूं, कुछ ही कर लूं, खर्चा रिमेन्स द सेम, दैट इज फिक्स्ड खर्चा। मेरे कहने का मतलब है जो फिक्स्ड खर्चा होता है वो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पर होता है। इसमें अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो, मैं सिंपल सा एक आपको रेफरेंस देता हूं इसका। जैसे एक सिंपल सी बात, मान लो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक मशीन है जो कि 1 लाख रुपए की है, ठीक है, एक मशीन है जो कि 5 लाख रुपए की है। अगर 5 लाख वाली मशीन लगाओगे तो इस मशीन की कैपेसिटी है, ये एग्जांपल के लिए 50,000 हॉर्स पावर काम कर सकती है, हॉर्स पावर आवर्स काम कर सकती है। और जो मशीन 1 लाख रुपए की है, छोटी मशीन है,
ये 20,000 हॉर्स पावर आवर्स काम कर सकती है। एग्जांपल दे रहा हूं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये वाली मशीन लेता हूं और मान लो दोनों मशीन्स की, इसकी भी लाइफ 10 साल है और मान लो इसकी भी लाइफ 10 साल है, और स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगना है, तो इस मशीन को अगर मैं खरीदता हूं तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? मान लो स्क्रैप वैल्यू वगैरह निल है, तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 10,000। और अगर मैं ये वाली मशीन खरीद लेता हूं 5 लाख वाली, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 50,000 पर ईयर, पर एनम के हिसाब से। अब मैं आपसे एक चीज यहां पे समझाना क्या चाह रहा हूं, डेप्रिसिएशन अपने आप में फिक्स्ड का खर्चा है। जब मेरा खर्चा 10,000 का आ रहा था, फिक्स्ड खर्चा, दैट इज डेप्रिसिएशन का खर्चा, वो क्यों आ रहा था? क्योंकि मैंने 1 लाख वाली मशीन ली हुई थी जिसकी कैपेसिटी 20,000 हॉर्स पावर आवर्स काम करने की थी। जब मेरा खर्चा, फिक्स्ड का खर्चा 50,000 आ रहा था, मतलब डेप्रिसिएशन का खर्चा, वो क्यों आ रहा था? क्योंकि मैंने 5 लाख वाली मशीन खरीदी हुई थी जिसकी कैपेसिटी 50,000 हॉर्स पावर आवर्स काम करने की थी। मतलब जितनी कैपेसिटी मैं इंस्टॉल करता हूं, इसका मतलब क्या है, जितनी कैपेसिटी तक काम करवाने के लिए मैं उतनी महंगी मशीन इंस्टॉल करता हूं, अकॉर्डिंगली मेरा फिक्स्ड का खर्चा आता है। ये सिर्फ मैंने एक मशीन का एग्जांपल लिया है, मशीन और डेप्रिसिएशन का, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि फिक्स्ड का खर्चा अल्टीमेटली लिंक्ड होता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से। ठीक है ना? चलिए, तो ये क्वेश्चन एक तरह से बस आपका ये वाला कॉन्सेप्ट चेक कर रहा था कि आप वेरिएबल का खर्चा कौन सी कैपेसिटी पर बांटते हैं, यूज्ड पे या इंस्टॉल्ड पे, और फिक्स्ड का खर्चा आप कौन सी कैपेसिटी पे बांटते हैं, इंस्टॉल्ड पे या यूज्ड पे। ठीक है ना? आइए, तो पहले तो मैं ये बात यहां पे आपकी रेफरेंस के लिए लिख भी देता हूं। ये आपका फर्स्ट का बी पार्ट का आंसर है, और ये भी आपका पास्ट ईयर नवंबर 2018 में एग्जाम में आया हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट विल बी अपोर्शनड in installed capacity ratio variable cost will be apportioned in actually used capacity रेशियो। ठीक है ना? तो पहले तो हमने ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। अब जो क्वेश्चन की वर्डिंग्स थी वही हेडिंग डाल देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ के ये स्टेप लेडर सिस्टम जा रहा है, स्टेप डाउन मेथड जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम यहां पे डिपार्टमेंट्स के नाम लिखेंगे। जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट वो सबसे बाद में। ठीक है ना? तो ए और बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स तो ऐसे ही आ जाएंगे। एक्स डिपार्टमेंट 3 को सर्विस दे रहा था, वाई डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा था, तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट इन दोनों सर्विस डिपार्टमेंट में एक्स है, तो एक्स बाद में लिखा, वाई पहले लिख दिया। ठीक है ना? यहां पे पर्टिकुलर्स। तो अब सबसे पहले वेरिएबल खर्चा बांट लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पहले तो कंप्यूट करके दिखा देते हैं। टोटल खर्चा था क्वेश्चन में 12,60,000 माइनस 4,20,000 था फिक्स्ड का खर्चा, तो वेरिएबल खर्चा बच गया 8,40,000। इसको कौन सी रेशो में बांट रहे हैं वो हमने ऊपर पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। वेरिएबल का खर्चा एक्चुअली यूज्ड कैपेसिटी के रेशो में, बस यहां पे तो रेशो लिख देंगे, बेस हमने पहले ही ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। 16:20:12 रेशो 8। तो ये आएगा आपके पास 8,40,000 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 16, 2,40,000। 3 लाख। अब ध्यान से लिखना, ये जो आपने लिखा है 12, ये आपने एक्स की रेशो लिखी है। ठीक है ना? तो कहीं स्ट्रेट अवे लिख दो, हमने एक्स डिपार्टमेंट बाद में लिखा है। 1,80,000 1,20,000 आ जाएगा वाई में। वाई की रेशो 8 थी। ठीक है ना? इसी तरीके से फिक्स्ड का खर्चा
4,20,000 की फिक्स्ड कॉस्ट है। इसका भी बेसिस हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की रेशो में। उसकी रेशो बनेगी 20:25, 20:25 15:10। तो ये टोटल आएगा 45, 60, 70, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 20, 1,20,000। 4,20,000 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 25, 1,50,000। ध्यान रखना यहां पे 15 वाला जो आएगा वो एक्स में जाएगा। 90,000, 60,000 ये वाई में आ जाएगा। तो अभी तो आपने जो भी क्वेश्चन में कॉमन खर्चे थे उनको सभी डिपार्टमेंट में बांट दिया। तो टोटल निकाल लेते हैं। ओवरहेड्स बिफोर रीअपोर्शनमेंट। अभी रीअपोर्शनमेंट करनी है इसके बाद। तो ये आएगा 3,60,000। यहां पे ये आ जाएगा 4,50,000, ये आ जाएगा 1,80,000 और ये आ जाएगा 2,70,000। अब रीअपोर्शनमेंट का काम कर लेते हैं। तो पहले एक्स का रीअपोर्शनमेंट ऑफ एक्स। क्वेश्चन में रेशो दे रखी थी कि जो एक्स डिपार्टमेंट है वो ए, बी और वाई को 6:4 की रेशो में सर्विसेज देता है। 6:4:2। तो 2,70,000 का खर्चा एक्स का 6:4 की रेशो में बढ़ जाएगा। 2,70,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, 1,35,000। 90,000, 45,000। ठीक है ना। रीअपोर्शनमेंट ऑफ वाई, सॉरी एक सेकेंड, ये माइनस प्लस नहीं आएगा यहां पे कुछ। वाई डिपार्टमेंट का खर्चा ए और बी में 4:1 में बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नहीं बता रखा था। तो पहले तो ये टोटल खर्चा बटेगा, कितना आएगा ये टोटल? 2,25,000। ठीक है ना। इन दोनों का टोटल लगाया है। वाई में बटेगा, एक्स में बटेगा नहीं, तो क्योंकि एक्स को सर्विस देता नहीं, बस ए और बी को सर्विस देता है। तो 2,25,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, ये आ जाएगा 1,80,000। बाकी 45,000 बी में। बस आपका ये रीअपोर्शनमेंट का भी काम हो गया। तो टोटल ओवरहेड्स आफ्टर रीअपोर्शनमेंट, ये आपके पास आ जाएगा। एक्स और वाई सर्विस डिपार्टमेंट्स को तो निल हो गया क्योंकि सारा हमने ए और बी में बांट दिया है। 3,60,000 प्लस 1,35,000 प्लस 1,80,000। तो ए का टोटल खर्चा 6,75,000 और बी का टोटल खर्चा 4,50,000 प्लस 90,000 प्लस 45,000, ये आ जाएगा 5,85,000। ठीक है ना। डिवाइडेड बाय, क्यों कर रहा हूं डिवाइडेड बाय द वे, अभी जो आपने काम किया है ये है आपके इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट में आपसे ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बस यहां तक मांगा था। सेकंड पार्ट में आपसे मांगा था कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड पर लेबर आवर फॉर द डिपार्टमेंट ए और बी। ए एंड बी डिपार्टमेंट्स का टोटल खर्चे का पर लेबर आवर रेट बता दो, मतलब लेबर आवर से डिवाइड कर रहा हूं अब। तो ए में लेबर आवर्स है 67,500 डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स 67,500 और बी में लेबर आवर्स थे 48,750। तो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स लेबर आवर रेट आ जाएगा। ए का, सॉरी पहले बी का निकाल लेते हैं। 5,85,000 डिवाइडेड बाय 48,750, ये आ जाएगा 12। और ए का 6,75,000 डिवाइडेड बाय 67,500, ये आ जाएगा 10। एंड
दिस इज इट। ये जो आपने किया है, लेबर रेट जो आपने निकाला है, ये आपके सेकेंड पार्ट का आंसर है। आई गेस आपको समझ आ गया अच्छे से। अच्छा, इसके बाद आपका टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपका, 10 नंबर का क्वेश्चन। एंड बाय द वे, पहले तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ये आपका नवंबर 2019 अटेम्प्ट का फोर्थ का बी पार्ट पेपर में आया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, 10 नंबर का प्रोसेस कॉस्टिंग से, ठीक है ना, नवंबर 2019 में। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। प्रोडक्ट passes through two distinct processes before completion. Following information is available in this respect. प्रोसेस 1 का और प्रोसेस 2 का डेटा दिया हुआ है। रॉ मटेरियल कितना डाला, रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह क्या लगी, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। 8,000 units of finished goods were sold at a profit of 15% on cost. There was no opening and closing stock of work in progress. तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, मतलब ये प्रोसेस कॉस्टिंग का फिर बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन है। वो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वगैरह जो हम बनाते थे वो सब तो इसमें होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में से कुछ भी नहीं है। आपसे वही सारे अकाउंट्स मांगे हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, फिनिश्ड गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, सारे अकाउंट जो भी इसमें बन सकते हैं वो आपसे मांगे हैं। आइए तो सबसे पहले प्रोसेस 1 और उस वहीं से फिर डेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस 1 अकाउंट, सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं एक बार इसका। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो प्रोसेस 1 का डेटा देखेंगे सिर्फ। प्रोसेस 1 में रॉ मटेरियल यूज्ड 10,000 यूनिट, 75 पर यूनिट के हिसाब से ये रॉ मटेरियल डाला गया। एक सेकेंड, ये बड़ा डार्क चल रहा है, इसको चलो जी। तो पहले तो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। 2 रॉ मटेरियल 10,000 यूनिट्स, 75 पर यूनिट के हिसाब से, तो 7.5 लाख रुपए का मटेरियल हो गया। ट्रांसफर को भी देखते हैं, नॉर्मल लॉस को भी देखते हैं। डायरेक्ट वेजेस 3 लाख रुपए के डायरेक्ट वेजेस का खर्चा, उसके बाद अच्छा बाय द वे नॉर्मल लॉस आपको इस क्वेश्चन में बोल रखा था 5% ऑन इनपुट। तो हमने नॉर्मल लॉस है, मतलब नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, जो ईयर के स्टार्टिंग में ही आप एंटिसिपेट कर लेते हो, काम करने से पहले ही एंटिसिपेट कर लेते हो, मतलब उसमें बाकी खर्चे लगे ही नहीं। तो बाय नॉर्मल लॉस 10,000 यूनिट्स का 5%, ये आ गया 500 यूनिट्स। यही 10,000 यूनिट्स का जो इनपुट डाला था उसी का 5% निकाल लिया। और आपके पास स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट 13.5, तो इस पे ये वैल्यू हो जाएगा और ये आ जाएगा 6750, जो हमने अपने नोट्स में क्लासेस में क्रक्स में भी किया था कि नॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे स्क्रैप वैल्यू पर आ जाता है। अच्छा, उसके बाद वापस से डेबिट साइड पे आ जाते हैं और खर्चे। डायरेक्ट वेजेस तक के खर्चों की हम बात कर चुके थे, नॉर्मल लॉस भी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो ये एक तरह से 3 लाख के डायरेक्ट वेजेस थे, इसका 50% 1.5 लाख के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 3 लाख के डायरेक्ट वेजेस, इसका 25%, ये आ जाएगा 75,000। तो प्रोसेस 1 में ये सारा डेटा हो गया, मटेरियल डाल दिया हमने, यहां पे नॉर्मल लॉस डाल दिया, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, स्क्रैप वैल्यू वगैरह सबका ट्रीटमेंट हो गया। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 अकाउंट। प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हो रहा है और क्वेश्चन कितना कह रहा है, 9,000 यूनिट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना। किस रेट पर ट्रांसफर होंगी वो तो आपका कॉस्ट पर यूनिट से पता चलेगा, वो अभी वर्किंग नोट में कंप्यूट करेंगे। बाय द वे
10,000 यूनिट्स का इनपुट आपने डाला था प्रोसेस वन में, जिसमें से 500 यूनिट्स आपने सोचा था खराब हो जाएंगी। बच कितनी गई? 9500 यूनिट्स। उसमें से भी 9000 यूनिट्स अगले प्रोसेस में गई हैं। अभी भी कितनी बच गई? 500 यूनिट्स अभी भी बच गई। ये जो बची हुई एंड में 500 यूनिट्स हैं, या तो इसका क्लोजिंग बचा होगा या फिर ये भी खराब हुई कोई होंगी। अब क्लोजिंग बचा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया है देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स कुछ नहीं है। मतलब 10,000 में से ये तो हो गया 9500 यूनिट्स, इसके अलावा 500 यूनिट्स और बची हैं, वो क्लोजिंग में नहीं बची हैं, वो और खराब हो गई हैं। लेकिन उन यूनिट्स का सोचा नहीं था खराब हो जाएंगी, क्योंकि जिनका सोचा था वो तो नॉर्मल लॉस वाली यूनिट्स थी। कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स जो खराब हुई, एक तरह से वो आपका एबनॉर्मल लॉस है। ये बात मैं बार बार इस तरीके से इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि बच्चों को एक कंफ्यूजन रहती है यहां पे, और कुछ बच्चे पेपर में करके भी आ गए थे। ये बैलेंसिंग फिगर वाली एंड की यूनिट्स को क्लोजिंग स्टॉक लिखा है थे, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर रखा है क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, ठीक है ना। तो मतलब बैलेंसिंग फिगर मेरे को एबनॉर्मल लॉस में डालनी पड़ेगी 500 यूनिट्स। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस और एबनॉर्मल लॉस दोनों ही कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू होता है। तो आइए एंड में निकाल लेते हैं एक बार वर्किंग नोट में। कॉस्ट पर यूनिट प्रोसेस वन, तो हमने डेबिट साइड पे 7.5 लाख रुपए का मटेरियल का खर्चा डेबिट किया है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 6750। इतने से मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी, स्क्रैप वैल्यू कम करवा देगी ये कॉस्ट, प्लस वेजेस का खर्चा 1.5 लाख, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा, सॉरी वेजेस का खर्चा 3 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1.5 लाख, प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का खर्चा 75,000। यही खर्चा था ना। तो एक तरह से मैंने अमाउंट का नेट किया है, डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स थी माइनस 500 यूनिट्स नॉर्मल लॉस की। तो आपके पास रिमेनिंग 9500 यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट। उन्हीं 9500 यूनिट्स में से 500 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस है और बाकी 9000 यूनिट्स अगले प्रोसेस में गई हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 133.5, ठीक है ना। कॉस्ट पर यूनिट 133.5, इसी पे आपके ये 9000 यूनिट्स वैल्यू हो जाएंगी। 12,01,500 और इसी 133.5 पे एबनॉर्मल लॉस वैल्यू हो जाएगा 66,750, ठीक है ना। प्रोसेस वन अकाउंट हो गया। ये सब अभी फर्स्ट पार्ट चल रहा है इस क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट में प्रोसेस वन और प्रोसेस टू अकाउंट दोनों मांगे थे। प्रोसेस वन हो गया, अब प्रोसेस टू बना लेते हैं। आई गेस आपको समझ आ गया। आसान था वैसे, एज सच कुछ उसमें ज्यादा पॉइंट था नहीं। ये पूरा ही टेस्ट वैसे कंपैरेटिवली आसान था, मतलब आपको भी आई गेस लगा होगा सारे क्वेश्चंस आपसे पहली बारी में हो गए होंगे। तो सबसे पहले तो प्रोसेस टू अकाउंट में प्रोसेस वन से ट्रांसफर लेना पड़ेगा। टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन अकाउंट, प्रोसेस वन अकाउंट से 9000 यूनिट्स ट्रांसफर होंगी 12,01,500। इतना ही आ रहा था प्रोसेस वन में यहां पे, ठीक है ना। उसके बाद प्रोसेस टू का अब अपना डेटा, यहां पे सबसे पहले तो 10% का नॉर्मल लॉस है, पहले इसका ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं बाय प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे स्क्रैप वैल्यू पर। लॉजिक हमने क्लासेस में सीखा ही हुआ है। 10% का नॉर्मल लॉस, तो 9000 के इनपुट का 10% 900 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस, और प्रोसेस टू में स्क्रैप वैल्यू है 145 पर यूनिट, ठीक है ना। $1,30,500। उसके बाद हमने यहां पे खर्चे डेबिट करे होंगे। सबसे पहले तो ये हो गया नॉर्मल लॉस। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस का खर्चा है 5,60,000। फिर है आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा प्रोसेस टू में।
प्रोसेस 2 में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 65% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 5,60,000 का 65%, 3,64,000। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी हैं 15% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 5,60,000 का 15%, 84,000। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी आ गए आपके पास। उसके बाद है, बस सारे खर्चे पूरे हो गए। अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हो रही है 8200 यूनिट्स। तो बाय द वे 9000 यूनिट्स का प्रोसेस 2 में इनपुट था, जिसमें से 900 यूनिट्स का आप सोच रहे थे खराब हो जाएगा, तो बनके कितना निकलना चाहिए? 8100 बनके निकलना चाहिए, जबकि अगले प्रोसेस में बनके चला कितना गया? 8200। मतलब प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल गेन आ गया, टू एबनॉर्मल गेन 100 यूनिट्स का। और फिर यहां पे बाय ट्रांसफर टू, यहां से तो फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट 8200, ठीक है ना। अब नॉर्मल गेन और फिनिश गुड्स में जो ट्रांसफर हो रही है दोनों किस पे वैल्यू हो जाएंगी? वो कॉस्ट पर यूनिट पे। अगेन जैसे हमने प्रोसेस 1 के लिए किया था, इस यहां पे भी कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कॉस्ट पर यूनिट प्रोसेस 2। तो 12,01,500 माइनस स्क्रैप वैल्यू 130,500 प्लस डायरेक्ट वेजेस 5,60,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,64,000 प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 84,000 डिवाइडेड बाय 9000 यूनिट्स का इनपुट। 900 यूनिट्स सोचा था खराब हो जाएंगी, तो कॉस्ट पर यूनिट यहां से आ गई 256.67। तो फिनिश गुड्स भी इसी पर वैल्यू हो जाएंगे 256.67 और एबनॉर्मल गेन भी 256.67, 25,667। और फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू आ जाएगी 8200 मल्टीप्लाई बाय 256.67, 210,4694। चलिए, तो आपके पास ये भी आ गया। अब हमें एक तरह से फर्स्ट पार्ट पूरा हो चुका है इस क्वेश्चन का, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 अकाउंट। फिर सेकंड पार्ट में मांगा था फिनिश गुड्स अकाउंट। आइए, एक तरह से फिनिश गुड्स का स्टॉक अकाउंट आप बना रहे हो, वही यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपने प्रोसेस 2 से गुड्स बना के, ओपनिंग में तो देखो कुछ था नहीं, आपने प्रोसेस 2 से बना के 8200 बना के कहां ट्रांसफर किया? फिनिश गुड्स में। तो पहले फिनिश गुड्स के अकाउंट में ट्रांसफर ले लेते हैं प्रोसेस 2 से। एक तरह से करस्पॉन्डिंग एंट्री का इंपैक्ट दे रहा हूं, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2 अकाउंट। 8200 यूनिट्स हैं और इसकी कॉस्ट आई है 21,04,964, सॉरी 694, ठीक है ना। अच्छा, इन यूनिट्स में से क्वेश्चन ने लास्ट लाइन में लिखा टेबल के बाद 8,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट। यहां पे ना इस प्रॉफिट का आपके लिए कोई काम नहीं है, फॉर द सिंपल रीजन आप फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में एंट्री पास कर रहे हो। एक तरह से आप पता लगा रहे हो भैया 8200 में से कितने बिक गए और कितने अभी क्लोजिंग में बचे हुए हैं। यहां पे अगर आपने, मतलब मेरे कहने का मतलब है, मैं यहां पे लिखूंगा बाय कॉस्ट ऑफ सेल,
भाई फिनिश गुड्स अकाउंट से गुड्स बिकने कहां पे जाते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट पे ही जाते हैं ना, जैसे आपने उस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वाले चैप्टर में सीखा है। तो भाई कॉस्ट ऑफ सेल ही करूंगा, लेकिन मैं सेल की कॉस्ट लिखूंगा। कहने का मतलब है सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, इंक्लूसिव प्रॉफिट पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। उसका एक सिंपल सा रीजन है। पहली बात तो सर आप स्टॉक अकाउंट बना रहे हो, ठीक है? स्टॉक अकाउंट में कभी भी प्रॉफिट्स नहीं आते हैं। स्टॉक अकाउंट हमेशा कॉस्ट पर होता है, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, जो आप पढ़ते हैं। दूसरी चीज, अगर इसके अलावा भी मैं नॉर्मल सी एक बात करूं ना, अगर मैंने मान लो यहां पे जो कॉस्ट ऑफ सेल यूनिट्स में तो 8000 यूनिट्स आ जाएंगी। मान लो मैंने यहां पे अमाउंट में कॉस्ट 8000 यूनिट्स की जो कॉस्ट है, 8200 यूनिट्स की कॉस्ट 21,04,000 समथिंग आई है। प्रोपोर्शनेट 8000 यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी, उस पर अगर मैंने प्रॉफिट 15% का जोड़ के यहां पे लिख दिया, तो सर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी 200 यूनिट्स का, जो क्लोजिंग स्टॉक की बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो गलत आ जाएगी। क्योंकि यहां से 8000 यूनिट्स की कॉस्ट तो माइनस हो ही जाएगी, और 8000 यूनिट्स का प्रॉफिट भी माइनस हो जाएगा। जो उसके बाद बैलेंसिंग बचेगी, हो सकता है वो जीरो बच जाए, हो सकता है वो नेगेटिव बच जाए, जबकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इतनी कम थोड़ा ना हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है, क्रक्स यही है, स्टॉक अकाउंट है तो प्रॉफिट का कोई काम नहीं है। जो वो 15% का प्रॉफिट वगैरह दे रखा था, वो यहां पे नहीं आएगा। कॉस्ट पे प्रोपोर्शनेटली रिकॉर्ड करोगे। एक तरह से सिंपल सी बात है। 256.67 आई थी पर यूनिट की कॉस्ट। आप चाहे प्रोपोर्शनेट कर लो, कैसे? 21,04,694 डिवाइडेड बाय 8200 पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, इंटू 8000। अल्टीमेटली वो 256.67 ही आएगी पर यूनिट की कॉस्ट, ठीक है ना? 20,53,333, ठीक है ना? बैलेंसिंग फिगर आपके पास बाय क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ये आपका फिनिश गुड्स का एक तरह से क्लोजिंग स्टॉक है। 21,04,694 माइनस 20,53,333, 51,361। चलिए, तो फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट भी हो गया। उसके बाद आपसे मांगा है नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। पहले इनके फॉर्मेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो नॉर्मल लॉस अकाउंट के लिए पहले प्रोसेस वन से एक एक करके दोनों प्रोसेसेस का करना होगा। पहले प्रोसेस वन से एंट्री पास ऑन कर लेते हैं। तो बाय नॉर्मल लॉस लिखा है, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस वन। आइए, टू प्रोसेस वन अकाउंट 500 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस था। वैल्यूएशन आई थी इसकी प्रोसेस वन से 6750। अच्छा, ये बिकने जाएगा पहले तो बाय बैंक 500 यूनिट्स। एक तरह से पहले नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड कर लिया कि भाई नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस वन अकाउंट, फिर इसको बेच दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस। 6750 की स्क्रैप वैल्यू रिकवर हो गई, ये क्लोज हो गया, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद प्रोसेस टू के हिसाब से कर लेते हैं। प्रोसेस टू में भी था नॉर्मल लॉस। प्रोसेस टू में हमने नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड तो कर लिया था 900 यूनिट्स का, तो एंट्री नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस टू, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस टू अकाउंट। 900 यूनिट्स कितने रेट पर वैल्यू करी है? 130,500। लेकिन एक्चुअली में तो 800 यूनिट्स का नुकसान हुआ है, 900 यूनिट्स का तो नुकसान ही नहीं हुआ। तो जब मैं बेचने जाऊंगा स्क्रैप तो मेरे को 800 यूनिट्स का मिलेगा। तो बैंक में बाय बैंक स्क्रैप 800 यूनिट्स का, और स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट थी प्रोसेस टू के लॉस की 145, ठीक है ना? तो 145 के हिसाब से 800 यूनिट्स पे पैसा आएगा, क्योंकि लॉस रिकॉर्ड कर दिया था 900, लेकिन हुआ तो 800 ही था। स्क्रैप बिकेगा तो 800 यूनिट्स का ही। 1,16,000, ठीक है ना? बाकी जो बचा, ये लॉस हुआ नहीं, मैंने ज्यादा लिख दिया गलती से लॉस, एक तरह से एबनॉर्मल गेन बन गया था ये। तो इसको एबनॉर्मल गेन में ट्रांसफर कर रहे हैं बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 1,30,500 माइनस 1,16,000, यह आएगा 14,500। मैं पहले इसकी करेस्पॉन्डिंग एंट्री एबनॉर्मल गेन में लिख देता हूं। एंट्री क्या बनी? एबनॉर्मल गेन डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। 100 यूनिट्स
14,500। ऑल दो एबनॉर्मल गेन को अभी कंप्लीट करेंगे। अब आ जाते हैं एबनॉर्मल लॉस पे। प्रोसेस 1 में था एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस 2 में कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं था, तो सिर्फ प्रोसेस 1 के हिसाब से ही बनेगा। एंट्री पास हुई है, बाय एबनॉर्मल लॉस लिखा है, तो एबनॉर्मल लॉस डेबिट टू प्रोसेस 1 अकाउंट, टू प्रोसेस 1 अकाउंट। 500 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस आया था और उसकी वैल्यूएशन हमने निकाली थी प्रोसेस 1 में 66,750। ठीक है ना। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस वैसे तो सीधा सीधा कॉस्टिंग पी एंड एल में डेबिट हो जाएगा, लेकिन पहले ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है इसमें से जितना एबनॉर्मल लॉस रिकवर हो जाता है पहले वो तो रिकवर कर लें। मतलब जब मैं स्क्रैप बेचने जाऊंगा तो वो तो नॉर्मल लॉस की भी बिकेगी, एबनॉर्मल लॉस की भी बिकेगी, तो पहले इसमें से कुछ पैसा, इस नुकसान में से कुछ पैसा एज अ स्क्रैप रिकवर हो जाएगा। तो बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस एक तरह से। तो 500 यूनिट्स प्रोसेस 1 का है, प्रोसेस 1 में स्क्रैप वैल्यू आपके पास 13.5 थी, तो 30 प्रोसेस 1 की स्क्रैप पे ही जाएगा ना ये भी, 6750। अच्छा वो सेम, ठीक है। बाकी बैलेंसिंग बाय कॉस्टिंग पी एंड एल, ठीक है ना। बाकी का जो लॉस है वो डेड लॉस है, वो कॉस्टिंग पी एंड एल में डेबिट हो जाएगा 60,000। तो आपका एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी क्लोज, क्योंकि प्रोसेस 2 में कोई एबनॉर्मल लॉस था नहीं। अब आ जाते हैं एबनॉर्मल गेन। प्रोसेस 1 में अब कोई एबनॉर्मल गेन था नहीं, सिर्फ प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल गेन था, तो प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल गेन, टू एबनॉर्मल गेन लिखा है, एंट्री प्रोसेस 2 अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन, तो बाय प्रोसेस 2 करके आ जाएगा यहां पे 100 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन था जिसकी वैल्यूएशन हमने यहां पे निकाली थी 25,667। वैसे तो एबनॉर्मल गेन सारा का सारा आपका पी एंड एल में क्रेडिट हो जाता है, लेकिन यहां पे पहले हमने करस्पॉन्डिंग एंट्री का इंपैक्ट भी दे रखा है। वैसे इसका मतलब क्या था कि इतना गेन कमाने के लिए इतना स्क्रैप वैल्यू खोई है आपने, तो बाकी जो बचा वो आपका पी एंड एल में टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा 25,667 माइनस 14,500। एंड दिस इज इट। ये था आपका ये क्वेश्चन, इसके यही 5 पार्ट्स आपसे पूछ रखे थे जो हमने यहां पे कर लिए। आई गेस आपको समझ आ गया। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। चलिए आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अच्छा बाय द वे, जो इस टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 था वो मैं आपसे इस टेस्ट डिस्कशन में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज ये पूरा क्वेश्चन हमारी बुक का क्वेश्चन है और ये पूरा क्वेश्चन डिटेल में मेरे को याद है, बल्कि हमारी 1.5-2 घंटे की क्लास इस पूरे एक ही क्वेश्चन पे चली गई थी। तो ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है और बिल्कुल डिटेल में किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन की वीडियो आपके पास होगी, ठीक है ना। तो इसमें ऑल्दो क्लास का क्वेश्चन था और अगर आपको कोई डाउट भी होगा तो वो आप क्लास की वीडियो को रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए, तो अब हमारा डिस्कस करने वाला बस लास्ट क्वेश्चन रह गया इस टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 4। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन अब आपका, ये भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये मई 2019 का क्वेश्चन है। पहले एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन पेपर है आपका मई 2019 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर। इसका 5th का बी पार्ट अगर आप देखेंगे, मेसर्स जायना प्राइवेट लिमिटेड हैज परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 29,14,800, तो सेम क्वेश्चन मई 2019 में पेपर में 5 नंबर का आया हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन था वैसे ये। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट निकालना था ओवरहेड्स चैप्टर से। Messrs. Zaina Private Limited has purchased a machine costing 29,14,800 and it is expected to have a salvage value of 1,50,000 at the end of its effective life of 15 years. तो यहां से तो पर एनम का आपके पास डिप्रिसिएशन आ जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड से, अगर और कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला होगा तो। Ordinarily, the machine is expected to run for 4,500 hours per annum, but it is estimated that 300 hours per annum will be lost for नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो एक तरह से टोटल 4,500 आवर्स काम हुआ है पूरे साल में, जिसमें से 300 घंटे काम नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। एक तरह से अगर मैं आपसे पूछूं प्रोडक्टिव मशीन आवर्स या इफेक्टिव मशीन आवर्स, वो कितने आएंगे? 4,200 माइनस करके।
तो प्रोडक्टिव और इफेक्टिव मशीन आवर्स की अगर हम बात करें तो वो 4500 माइनस 300, क्योंकि 300 घंटे तो काम ही नहीं हुआ ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस की वजह से। अच्छा, बाय द वे, ये जो 300 घंटे काम नहीं हुआ है ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस की वजह से काम नहीं हुआ है, तो इतनी देर में पावर जैसा खर्चा भी नहीं लगा होगा, मशीनें बंद होंगी तभी रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रही होगी उनकी, ठीक है ना। द अदर डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द मशीन आर एज फॉलोज, तो बाकी खर्चों का डेटा अब आपको दिया हुआ है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ड्यूरिंग होल लाइफ ऑफ द मशीन आर एक्सपेक्टेड टू बी 5,40,000। तो एक चीज का ध्यान रखना, ये 5,40,000 पर एनम का खर्चा नहीं है, ये 15 साल का खर्चा है, होल लाइफ ऑफ द मशीन जो कि 15 साल थी, ठीक है ना। इंश्योरेंस, यहां पे एक सिली मिस्टेक हो जाती है, बच्चे उठा के सीधा सीधा 5,40,000 लिख देते हैं और बाकी खर्चे पूरे साल के लिख रखे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये पूरे साल का खर्चा नहीं है, ये पूरी लाइफ का खर्चा है। इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम 2% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मशीन, इसी तरीके से बाकी खर्चे दे रखे हैं, ये एक एक साथ साथ देख लेंगे क्वेश्चन करते हुए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट, बस यही था आपका ये क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट मांगा है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट, तो मैंने पहले तो यहां पे भी मेंशन कर देता हूं, ये आपका पास्ट ईयर का मई 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, तो सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। पैराग्राफ में जो डेटा दे रखा था 29,14,800 की कॉस्ट है मशीन की, 29,14,800 माइनस 1.5 लाख रुपए स्क्रैप वैल्यू है और 15 साल लाइफ है, तो आपके पास 1 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा पर एनम बेसिस पे। ये आ जाएगा 1,84,320, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन का पॉइंट हो गया। उसके बाद जो पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में डेटा दे रखा था वो तो उसके बाद आर्स का डेटा था, खर्चों का डेटा फिर अब पहले पॉइंट से शुरू हो गया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा। 5,40,000 का खर्चा दे रखा है, लेकिन ये पूरी लाइफ ऑफ द एसेट का खर्चा है 15 साल का, तो डिवाइडेड बाय 15 करके पर एनम में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 36,000, ठीक है ना। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम 2% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन, सिंपल है ये भी। इंश्योरेंस प्रीमियम, मशीन थी 29,14,800, इसका 2% पर एनम का इंश्योरेंस प्रीमियम 58,296, ठीक है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद नेक्स्ट खर्चा है आपके पास ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग द मशीन, सीधा ही पर एनम दे रखा है, स्ट्रेट अवे आ जाएगा ये खर्चा 87,384, कितना था 87,384। अच्छा, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स के बाद नेक्स्ट खर्चा है आपके पास पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन 10 यूनिट्स पर आवर, 1 घंटे में 10 यूनिट कंज्यूम होंगी पावर की एट 7 पर यूनिट, और 1 यूनिट 7 रुपए की है। वैसे तो क्वेश्चन ने स्पेसिफाई भी कर दिया, इसके आगे नहीं भी करता तो हम यही ट्रीटमेंट करते, नो पावर कंजम्पशन ड्यूरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस के टाइम पर मशीन बंद रहेगी, तो एक तरह से पावर कंजम्पशन कितने घंटों पे होगी, 4200 आवर्स, ठीक है ना। आइए, पावर का खर्चा तो इफेक्टिवली 4500 पूरे साल काम हुआ है, जिसमें से 300 घंटे तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का था, हटा दिया, 4200 आवर्स काम हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे में 10 यूनिट्स कंज्यूम होती हैं पावर की, तो इतने डेटा से तो आपके पास पूरे साल में 4200 आवर्स काम हुआ, 1 घंटे में 10 यूनिट्स कंज्यूम हुई, तो पूरे साल में कितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई पावर की वो आ जाएगा, और 1 यूनिट 7 रुपए की है, मल्टीप्लाई बाय 7 कर देते हैं, पूरे साल का पावर का खर्चा आ जाएगा, इफेक्टिव खर्चा ये आ जाएगा
94,000, ठीक है ना। तो पावर का खर्चा भी हो गया। लास्ट खर्चा उसके बाद आपको दे रखा है सैलरी ऑफ ऑपरेटर पर मंथ। पहले तो ये पर मंथ दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 12 करके पूरे साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बाकी सारे खर्चे पर एनम के लिखे हैं। द ऑपरेटर डिवोट्स 1/3 ऑफ हिज टाइम टू द मशीन। हम ये सारे खर्चे पर्टिकुलर एक मशीन पे लिख रहे हैं, और ये जो ऑपरेटर है ये इस पर्टिकुलर मशीन पे अपना 1/3 टाइम लगाता है, मतलब इस पर्टिकुलर मशीन पे इस ऑपरेटर का खर्चा 1/3 डलेगा। ऑपरेटर सैलरी पहले तो 24,000 ही था ना, हाँ 24,000 पर मंथ था, मल्टीप्लाई बाय 12 करके इसको पूरे साल में कन्वर्ट किया। उसके बाद इस पर्टिकुलर मशीन पे 1/3 खर्चा अपोर्शन होके आएगा। ये आ जाएगा 96,000। बस इसके बाद तो आपके पास और क्वेश्चन में कोई खर्चों का डेटा नहीं है, तो टोटल खर्चे आ जाएंगे। टोटल मशीन ओवरहेड्स, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 184,320 प्लस 36,000 प्लस 58,296 प्लस 87,384 प्लस 2,94,000 प्लस 96,000। ये टोटल आ जाएगा 7,56,000। इसको डिवाइड कर देंगे इफेक्टिव मशीन आवर्स से। इफेक्टिव मशीन आवर्स अभी हमने बात कर ही ली थी बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन को समझते हुए। पूरे साल में 4500 आवर्स काम हुआ है, जिसमें से 300 घंटे प्रोडक्शन नहीं हुई होगी, क्योंकि ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टाइम था। तो ये 4200 आवर्स से डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 180। ये आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट आ गया है। एंड दिस इज इट। ये था आपका ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल आसान क्वेश्चन था अब ये। और देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब 5-5 नंबर के पेपर में आए हुए हैं। आई गेस आपको इस टेस्ट से कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हमने क्लासेस में बहुत ढंग से कर लिया है। पेपर के इस तरीके के क्वेश्चंस तो हम बड़े आराम से कर लेंगे और कम टाइम में भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अभी आज की टेस्ट डिस्कशन में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपने अगले टेस्ट के डिस्कशन में, ठीक है ना। चलिए।